नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चुनाव संपन्न होने के बाद जो है वो अब थोड़ी सी शांति हुई है और अब लग रहा है कि पठन पाठन जो है अपनी जो है रफ्तार पकड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हरेंद्र नाथ तिवारी और आप देख सकते हैं कि ये SRCC यानी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का कैंपस है और सबसे अधिक वरीयता वोट लेते हुए जो है हरेंद्र नाथ तिवारी ने लगातार दूसरी बार एकेडमिक काउंसिल के सदस्य के तौर पर NDTF के उम्मीदवार के टिकट पर जीत हासिल की है। और एकेडमिक काउंसिल में शिक्षकों के, कर्मचारियों के और छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले तो हम इन्हें बधाई देते हैं लगातार दूसरी जीत के लिए और जानेंगे कि इधर DU के परिणाम आए और उधर दिल्ली में भी सत्ता बदली। 27 साल बाद जो है वो भाजपा सत्ता में आई है, तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय पर इसका असर पड़ेगा? स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार मुनमुन जी, आपको और आपके दर्शकों दोनों को नमस्कार। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं आपको जो आपने मुझे बधाई प्रेषित की। लेकिन वास्तव में यदि आप देखें तो NDTF के जितने भी उम्मीदवार थे उनको दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षकों ने भरपूर प्यार दिया है। और NDTF को प्यार इसलिए दिया क्योंकि भागी जी, नेगी जी, इन दोनों के नेतृत्व में NDTF ने एक सकारात्मक राजनीति की है। हमारे लिए ज़्यादा जो महत्वपूर्ण था वो था शिक्षकों के मुद्दे और शिक्षा से जुड़े मुद्दे। हमने सबको जाकर ये कहा कि देखिए, पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल में आदरणीय भागी जी ने डूटा प्रेसिडेंट रहते हुए और NDTF ने एक संगठन के तौर पर इस दिल्ली विश्वविद्यालय में वर्षों से पड़ी रिक्तियों को भरवाया है। जिस विश्वविद्यालय में जो विपक्षी दल हैं उनके रहते रहते एक तरह से माहौल बन गया था कि प्रमोशंस नहीं होंगी, उस विश्वविद्यालय में हमने इंश्योर किया कि 16,000 यूनिट प्रमोशंस हमने करा कर रखी हैं। तो लोगों को लगा कि भाई ये वो दल है जो पॉजिटिव बातें कर रहा है। हमने कहा, हमने ये कभी नहीं क्लेम किया कि सब कुछ हमने ठीक कर दिया है, लेकिन क्योंकि हम डिलीवर कर पा रहे हैं तो आप हमें फिर एक मौका दीजिए। जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं, ओल्ड पेंशन सिस्टम का इशू है या पास सर्विस काउंट का इशू है, जिस समस्याओं को लेकर वही आए थे, उन्होंने हमें एक बैगेज दिया था। हमने उस बैगेज में से जो 2-3 काम है, प्रमोशन, अपॉइंटमेंट और पेंशन, इस बैगेज को हमने लीगेसी में कन्वर्ट किया और उसी का परिणाम ऐसा रहा कि हमारा जो EC कैंडिडेट है सुनील कुमार जी, उनको विश्वविद्यालय में रिकॉर्ड मतों से 3600 से ज़्यादा वोटों के साथ शिक्षकों ने जिताकर भेजा और प्रथम वरीयता के आधार पर इकलौते कैंडिडेट हैं जिनको जिताकर भेजा। मैं मानता हूं आपकी बात कि शिक्षकों ने मुझे सबसे ज़्यादा एकेडमिक काउंसिल में वोट दिया, लेकिन मुझे फिर भी मानता हूं कि उन्होंने मुझे नहीं दिया। उन्होंने शायद जिस प्रकार से मैंने उनके मुद्दे एकेडमिक काउंसिल में उठाए, अधिकतर मुद्दे जिस प्रकार रिजॉल्व किए और जिस प्रकार पॉजिटिव आउटपुट के साथ NDTF ने चीज़ों को 2 साल, 3 साल, 4 साल में किया है, उसको देखकर उन्होंने प्यार बरसाया है। उसके लिए इस पूरे शिक्षक कम्युनिटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जो शिक्षक कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे उन 12 कॉलेजों से जो लगातार कई सालों से परेशान रहा, होली, दिवाली सब उसकी जो है सूनी बीतती थी, तनख्वाहें नहीं आती थी, महिला शिक्षकों का दर्द भी हमने अपने चैनल पर दिखाया था। आपको लगता है कि जो है अब उस स्थिति में कुछ जो है वो बेहतरी आने वाली है? मैं बस इसी पर आ रहा था मुनमुन जी, जो आपके सेकंड सवाल का जो जवाब था, आपने पहले वाले सवाल में 2 हिस्से कर लिए थे, तो सेकंड का जो मैं जवाब देने आ रहा था, मैं उसी से पहले आपको बता रहा हूँ कि जब मैं चुनाव प्रचार के लिए जा रहा था तो बड़ा मिक्स सा रिएक्शन था टीचर्स के अंदर, ख़ास तौर पे जो इन 12 कॉलेजेस के, क्योंकि इन 12 कॉलेजेस में से 3 कॉलेज मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जहाँ से मुझे वोट मांगना था। तो बड़ा एक मिक्स सा रिएक्शन आ रहा था इन कॉलेजेस में से। एक तरफ तो उनको विश्वास हो रहा था कि NDTF और डूटा अपने प्रभाव से अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू कराएगी, लेकिन दूसरी तरफ उनके मन में डर था कि कहीं आम आदमी पार्टी दोबारा जीत गई तो उनकी ये समस्या कहीं और लंबी ना खिंच जाए। हालांकि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिखाया और जैसे चुनाव के दिन नज़दीक आते चले गए, हमने एक शिफ्ट देखा, हमने एक ड्रामेटिक शिफ्ट देखा और जो आम आदमी पार्टी से संबंधित शिक्षक दल इस यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ रहे थे, आपको ये आंकड़ा जानकर आश्चर्य होगा कि NDTF के AC के सदस्यों को जो टोटल प्रथम वरीयता, फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिले, वो 3200 से ज़्यादा मिले।
जबकि आम आदमी पार्टी से संबंधित जो शिक्षक दल है उसको टोटल प्रथम वरीयता के जो वोट मिले वो सिर्फ 900 मिले। तो जो नकारात्मक राजनीति है, पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सबसे निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया, सबसे निम्न स्तर के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, खाली हर बात पे डर और अफवाहें फैलाई गई। लेकिन इस बार दृढ़ निश्चय था दिल्ली विश्वविद्यालय का शिक्षक समुदाय और उसने कहा कि भाई अब नहीं, बहुत देख लिया हमने, बहुत डरा लिया आपने, अब नहीं, अब हमने एनडीटीएफ पे विश्वास जताया है, यही करके लाएगा। लेकिन इस पूरे काम में सबसे अच्छा हुआ 8 तारीख का रिजल्ट। 8 तारीख को जैसे ही भाजपा सरकार बनी, इन कॉलेजेस से फ़ोन आने लगे कि सर हमारे दिन बहुरने वाले हैं क्या। और मैं आपको बताऊं, उनके दिन बहुत जल्द बहुरने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने सभी प्रिंसिपल्स को फ़ोन करके कह दिया है इन 12 कॉलेजेस के कि भाई यदि आपका एडवर्टीजमेंट नहीं आया है तो 2015 का लेटर बेस बनाओ और उसके बेस, क्योंकि वो सैंक्शनड है, वो सैंक्शन लेटर है, आपकी कोई पोस्ट घोस्ट एम्प्लॉय वाली नहीं है, और आप उन सबको एडवर्टीजमेंट के लिए और रोस्टर के लिए निकालो और जल्दी से जल्दी अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू करो। तो मैं इन कॉलेजेस में जो एडहॉक शिक्षक पढ़ा रहे हैं या किन्हीं कारणों से जो थोड़े से शिक्षक अभी डिस्प्लेस हैं, उन सब के लिए मैं एक दिवाली जैसी खबर मानता हूँ दिल्ली में भाजपा सरकार के आने का, कि अब इन कॉलेजेस में जब अपॉइंटमेंट प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ पढ़ा रहे लोग स्थायी होंगे। डूटा पूरा प्रयास करेगी, अब भरसक प्रयास करेगी कि जो जहाँ पढ़ा रहा है वो वहीं रहे, और जो एक्स्ट्रा सीटें हैं, लगभग 400 सीटें इन कॉलेजों में एक्स्ट्रा है, वहाँ डिस्प्लेस जो हो गए किसी किन्हीं कारणों से और अभी तक नहीं लग पाए। देखिए, इन कॉलेजों से बहुत सारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में लोग निकलकर दूसरे कॉलेजों में लगे हैं। तो जो वहाँ से डिस्प्लेस हुए हैं, हम तो पूरी यूनिवर्सिटी को एक यूनिट मानते हैं, तो उनके यहाँ वापस लगने का एक बहुत बढ़िया अवसर आ रहा है। और मैं ये विश्वास जताता हूँ, ये मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार एक पॉजिटिव सकारात्मक काम पिछले 2 वर्षों में अपॉइंटमेंट का हुआ, 3 वर्षों में प्रमोशंस का हुआ, आने वाला जो वर्ष है इसमें भी लगभग अपॉइंटमेंट्स इन कॉलेजों में हो जाएंगी। प्लस सबसे अच्छी खबर मैं आपको बताऊं, जब 3-4 महीने पहले मैं कॉलेज में गया किसी से मिलने के लिए, वहाँ एक परमानेंट टीचर ने मुझसे कहा कि तिवारी जी आप लोग हेल्प कर देते, या किसी प्रकार से हम जो परमानेंट लोग हैं उनको भी इन दिल्ली के 12 कॉलेजेस से निकाल कर किसी कॉलेज में पहुंचा देते, तो कम से कम हमें ये संतुष्टि तो होती कि हमारी सैलरी टाइम पे आ जाएगी, पता नहीं हमारा पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस कॉलेज से निकालिए। लेकिन आप भी समझते हैं कि उन कॉलेजेस की अपनी, भाई उनकी भी संख्या है ना, वो अब एक ऑलरेडी परमानेंट आदमी है, प्रमोशंस ले चुका है, सब कुछ कर चुका, उसके मन में भी आम आदमी पार्टी के होने के कारण कितना भय था, आप इसको रीड कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा पूर्ण विश्वास है कि भाजपा सरकार, जिन्होंने इन कॉलेजेस को फ्लरिश किया, इन कॉलेजेस की जो दुर्दशा हो गई है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे वो समय पर सैलरी ना मिलने के कारण हो या अपॉइंटमेंट ना मिलने के कारण हो, 7th पे कमीशन के एरियर्स नहीं मिले, मैं ऐसी विश्वास जताता हूँ कि देखिए जो पिछली सरकार थी ना, पता नहीं उनको शिक्षकों से क्या दुश्मनी थी, उन्होंने लगता है कुछ ईगो पाल लिया था या कोई ऐसी चीज़ खटक रही थी, या तो फिर जो हमारा बिल्कुल जो हमें एक दृष्टि जमा पाते हैं और आगे जो हम देख पाते हैं उसमें हमें लगता है कि वो प्राइवेटाइज करने के, इन 12 कॉलेजेस को सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में डालने के लिए इतने आतुर थे कि उनको इस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि उससे शिक्षकों पर और कर्मचारियों पर और जो उन कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि ये सारी नकारात्मकता का अंत होगा और बीजेपी सरकार आने के बाद इन कॉलेजों में शिक्षकों, कर्मचारियों और छात्रों के चेहरों पर वापस खुशी आएगी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसको भी हैंडल कर लिया जाएगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा हरिंदर जी, सबसे बड़ी समस्या जो है इन दिनों ये है कि अभी NEP का जो पहला बैच है वो अब 4th ईयर की तरफ बढ़ रहा है और अभी 4th ईयर का सिलेबस भी पास नहीं हुआ है, तो ये एक बड़ी समस्या है कि आखिर क्या जो है वो 3rd ईयर के बाद बच्चे जो है वो आउट हो जाएंगे, मतलब डिग्री लेकर निकल जाएंगे, और या फिर जो है वो अपना 4th ईयर वो करेंगे। तो इसको लेकर क्या जब एकेडमिक काउंसिल की जो नई समिति जो गठित हुई है जब बैठक करेगी तो उस पर चर्चा होगी? देखिए 3 साल बीत चुके हैं और NEP में स्टूडेंट प्रोग्रेशन को लेकर जो कंसर्न्स हैं
देखिए चौथे साल में कैसे इवैल्यूएशन होगा, ये पिछली एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने पास कर दिया, वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। हाँ, कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन है कि चौथे साल में जाने की कंडीशन क्या होगी। तो हमारी डिमांड थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में हमने जब एडमिशन दे दिया बच्चे को, तो बाहर से किसी आने वाले बच्चे के ऊपर कंडीशन डालना तो समझ में आता है, लेकिन जो हमारा ही अपना बच्चा है अगर वो प्रोग्रेशन कर रहा है तो उसको चौथे साल में जाने के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी भी इस बात पे सहमत है और जो तीसरे साल में अभी बच्चा है वो चौथे साल में जा सकता है। कोई मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट जैसी कोई चीज़ अभी एज ऑफ नाउ है नहीं। एक और अफवाह दूसरा अरविंद जी, रोकना चाहूँगा आपको, और बच्चों ने कमेंट करके बताया है कि कॉलेजेस जो है वो फिल्टर करने की तैयारी कर रहा है कि 7.5 CGPA अगर नहीं होगा तो आप फोर्थ में नहीं जाएंगे। नहीं, वो एक्चुअली क्या है, यूजीसी की जो रिक्वायरमेंट है वो यूजीसी की रिक्वायरमेंट के आधार पर ये क्लॉज था, ये प्रोविज़न था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ऑटोनोमस होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसमें चेंजेस करती हैं। लास्ट एकेडमिक काउंसिल में मैंने ये कंफर्म भी किया था और ऐसा कोई नोटिफिकेशन आपको इशू नहीं हुआ है, ठीक है। और उन्होंने ये बिल्कुल जिम्मेदारी से बताया कि नहीं, अपने बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए हम नहीं रोक रहे हैं बिल्कुल भी। तो अगर वो चौथे साल में जाना चाहते हैं तो जाएं। हाँ, हमने एक चीज़ अलाउ नहीं की है और वो है कि चौथा साल करने के बाद अगर आप NEP का प्रोविज़न देखेंगे तो 4 साल के बाद बच्चा सीधे PhD में एडमिशन ले सकता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो मास्टर्स डिग्री है वो अंडरमाइन होती है, उसमें फिर बच्चा डिसइंटरेस्टेड होगा। तो उस चीज़ को अवॉइड करते हुए देखिए इस साल से 1 साल और 2 साल की मास्टर डिग्री में एडमिशन शुरू हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर भी पास हो गया है, आगे प्रोग्रेस करने का क्राइटेरिया क्या होगा वो भी पास हो गया है। लेकिन चौथे साल के बाद जो NEP में प्रोविज़न है कि बच्चा मास्टर्स करने के बजाय सीधे PhD में एडमिशन ले ले, उस प्रोविज़न को हम लोगों ने अपने यहाँ लागू अभी नहीं किया है। एक और सवाल जो है वो इसी से जुड़ा हुआ है और वो ये है कि NEP की समीक्षा के बाद भी जूटा लगातार कह रही है, क्योंकि स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, वैल्यू एडेड कोर्सेज और GEAC तमाम इतना घालमेल हो गया है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो क्या इसको लेकर भी जो है वो आने वाले दिनों में कुछ होगा? देखिए पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में जो आखिरी 3 एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग्स हुई हैं, बाकायदा मैंने वहाँ पर नंबर गिना कर वाइस चांसलर जी को कहा कि देखिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि अब 3 साल हो चुके हैं, ये चौथा साल रोल डाउन होने वाला है, यानी एक बैच NEP का कंप्लीट होने वाला है। जो आपको एक्सपीरियंस करना था वो आपने कर लिया है। अब इस एक्सपीरियंस के बेस पर चीज़ें बेहतर स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। प्लस आप ठीक कह रहे हैं, मैंने अपने कॉलेज में भी पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से इंटरेक्ट किया, उनसे फीडबैक लिया, क्योंकि मैं एकेडमिक काउंसिल मेंबर हूं, तो मेरी जिम्मेदारी न सिर्फ शिक्षकों के प्रति है बल्कि शिक्षा के प्रति भी है, शिक्षार्थी के प्रति भी है। तो मैंने पूछा बच्चों से कि बताओ क्या इश्यूज़ हैं। जो नंबर ऑफ़ पेपर्स हैं वो तो बहुत हैं, और जब नंबर ऑफ़ पेपर्स बहुत हैं, टोटल क्रेडिट्स आपके फिक्स्ड हैं, तो उसमें कुछ तो क्रेडिट आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उन क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशन से हुआ क्या है कि बहुत सारे जो कोर कोर्सेज हैं वो कोर कोर्सेज एक्चुअली डाइल्यूट हो गए हैं, और जो साइंस कोर्सेज हैं वो साइंस कोर्सेज में प्रॉब्लम ये है कि जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है वो गिवन टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो ये हमारे पास लार्जली ये फीडबैक पहले भी था, चुनाव प्रचार के दौरान भी हमें फीडबैक बहुत मिला है कि इसको एक बार रिव्यू करने की ज़रूरत है। और देखिए क्या होता है, एजुकेशन जो है ना वो एक परपेचुअल चीज़ है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और सतत चलने वाली प्रक्रिया में पिछले अनुभव के आधार पर अमेंडमेंट करना, चेंज करना, उसको सुधार करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, बल्कि ये शिक्षा और शिक्षार्थी दोनों के लिए एक बेहतर पॉलिसी है। तो NDTF के तरफ से तो हम ये डिमांड लगातार उठाते रहे हैं। हमने अपने प्रचार सामग्री में भी विशेष तौर पर इसको स्थान दिया और हमने कहा कि NEP के स्ट्रक्चर का रिव्यू होना चाहिए और कोर पेपर्स पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो बच्चा अपनी जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उसमें और बेहतर तरीके से इक्विप हो पाए। हालांकि हमारी डिमांड रहेगी कि भाई एक कमेटी बनाइए ताकि एक रिव्यू हो, एक वाइडर डिस्कशन हो। देखिए जो पॉलिसीज़ आप ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो पॉलिसीज़ आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो सेम पॉलिसीज़ आप साइंसेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट और जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको कैटर करते हुए किस प्रकार की पॉलिसीज़ होनी चाहिए और इनमें क्या अच्छाइयाँ हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, उनमें कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए, जहाँ दिक्कतें आ रही हैं उनको कैसे सुधार किया जाए, ये तो किसी भी एजुकेशन मॉडल में होना चाहिए। और आने वाले ऐसी मीटिंग में भी हम इस बात को जोर शोर से रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। CUT PG के फॉर्म्स की लास्ट डेट निकल चुकी है, UG के फॉर्म्स का इंतज़ार है। UGC ने पिछले दिनों कहा कि आप कोई भी सब्जेक्ट
ले सकते हैं जो आपने बेशक 12th में ना पढ़े हों। ड्यू को अभी अपनी जो है एडमिशन पॉलिसी डिसाइड करनी है इस साल के लिए, तो क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं इस पर अपना व्यक्तिगत आपको ओपिनियन दे रहा हूँ जी। मैं व्यक्तिगत ओपिनियन दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि हर एक कोर्स में, देखिए ग्रेजुएशन करने बच्चा आ रहा है, यानी 12वीं करने के बाद एक बच्चा आ रहा है, जो उसने पिछले 12 साल में एक्वायर किया है उसके बेस पे वो ग्रेजुएशन करने के लिए एडमिशन ले रहा है। अब अज्यूम कीजिए एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा, ऐसा ब्रिलियंट बच्चा हो सकता है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक ह्यूमैनिटीज़ का बच्चा है जिसका इंटरेस्ट साइंसेस में नहीं था, इसलिए उसने 11th-12th में ह्यूमैनिटीज़ पढ़ा, और अब वो लेने आ रहा है किसमें, साइंसेस में, क्योंकि मान लीजिए एडमिशन नहीं मिला, वो कहता है जी मुझे तो अब यहाँ एडमिशन दे दो। क्या आप उसको फॉलो करेंगे? क्या आप उसको अलाउ करेंगे? मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बैकग्राउंड जो उसने एक्वायर किया है, जैसे हम कॉमर्स में भी एडमिशन देते हैं कहने के भाई, क्योंकि हमारा कॉलेज जो है वो टॉप बच्चों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन हमने ये देखा है कि जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं उनको बहुत दिक्कत आती है शुरू के सालों में कोप अप करने में। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, नॉन मैथ्स के बच्चों को भी बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन अलाउ कर दिया दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। हमने डिमांड की कि भैया मैथ्स कंपलसरी कीजिए उसके लिए। अब नॉन मैथ्स का बच्चा एडमिशन तो ले लिया, लेकिन आपके स्ट्रक्चर में बहुत सारे पेपर्स ऐसे हैं जो मैथमेटिक बेस्ड हैं, उस बच्चे ने पढ़ा नहीं 11वीं 12वीं में मैथ्स, अब उसको अप्लाई करना है वहाँ पर, तो जिसका बेस नहीं तैयार है उसको वो एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? तो उससे उस बच्चे की जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो क्या प्रभावित होगी कि नहीं होगी? इसलिए इस पर सोच विचार की आवश्यकता है, और यूजीसी का अपना विचार है तो कुछ होगा, उसका ज़रूर उनका होगा। मैं व्यक्तिगत तौर से इस बात पर सहमत नहीं हूँ। जो हमारी पॉलिसी है वो कोर्स, जिस कोर्स में एडमिशन देना है उस कोर्स के हिसाब से डिज़ाइन की गई है एडमिशन पॉलिसी, उसमें चेंजेस के लिए रिक्वेस्ट करना समझ में आता है, लेकिन उसको पूरी तरह एबॉलिश कर देना मैं व्यक्तिगत तौर पे तो इसके समर्थन में नहीं हूँ। चलते चलते आज का जो है वो लास्ट सवाल, CUT को 3 साल हो गए, किस तरह देखते हैं आप? अपने कॉलेज में देखें या फिर पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय, क्योंकि आप कॉमर्स के जो है वो जाने माने प्रोफेसर भी हैं, और किस तरह से क्या लगता है कि पूरे देश में से आने वाले बच्चों का पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ है? देखिए, हर सिस्टम की अपनी अच्छाइयाँ होती हैं, अपनी बुराइयाँ होती हैं। मुझे याद है सेंट्रल एडमिशन कमेटी में मुझे 2016-17 में रखा गया था पुराने वाइस चांसलर साहब के द्वारा, और इशू ये था कि जब SRCC के एडमिशन होते थे तो उसमें जो मेजॉरिटी एडमिशन है 30-40% एडमिशन है वो किसी पर्टिकुलर बोर्ड के बच्चे आते थे। तो एक डिमांड होती थी लोगों की कि भाई आप एंट्रेंस टेस्ट बेस कीजिए। अब हुआ क्या, CUET आया, तो CUET की भी अपनी आउटकम्स हैं, उसकी अपनी समस्याएं हैं, उसके अपने बेनिफिट्स हैं। ये तो हुआ कि रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ा है हर एक एरिया का, लेकिन अभी इसकी असेसमेंट करना भी ड्यू है कि इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। अब मैं इस पर कोई कमेंट अभी इस स्टेज पर करूं, मुझे लगता है कि वो थोड़ी ज़्यादती होगी, लेकिन 3 साल हो गया है, इस बात को असेस करने का सही समय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिल तिवारी जी, हमें समय देने के लिए, और एक बार फिर आपको एक बहुत ही ग्रैंड विक्ट्री के लिए बधाई, और आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुनमुन जी, और आपके सभी दर्शकों को एक बार पुनः धन्यवाद।